हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस आज करेंगे बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके संबंधित होंगे ईवीएस से। जी हाँ, ईवीएस और जीएस दोनों से संबंधित प्रश्न हैं। बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर है ये बब्बर शेर सफारी? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सभी को आंसर देना, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बब्बर से, जिसको लाइन सफारी के भी नाम से ये प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका इटावा में। जी हाँ, इटावा में स्थापित है और इसको मॉडर्न किया जा रहा है इसमें एशियाई शेरों का संरक्षण भी बनाने की इसकी योजना चली। जी हाँ, एशियाई शेरों का संरक्षण बनाने की भी योजना चली। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने है, दो विशिष्ट समुदायों के मध्य स्थित संक्रमणशील क्षेत्र को क्या कहते हैं? जी हाँ, दो विशिष्ट समुदाय के मध्य स्थित संक्रमणशील क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। इसको क्या कहते हैं? आंसर देना सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न है। सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, इसको आपका कहते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, इकोटोन। जी हाँ, क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आपको जैव आरक्षित क्षेत्र है, उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। सही आंसर आपको बताना है, सही विकल्प कौन सा आपका राइट आंसर है। जल्दी से आंसर दें। जैव आरक्षित क्षेत्र में आपका नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कंचनजंगा है और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। नीलगिरी की स्थापना कब हुई? जी हाँ, नीलगिरी की स्थापना आपकी हुई 1986 में। जी हाँ, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र है, उसकी स्थापना हुई आपकी 1986 में। जबकि बात करते हैं हम लोग नंदा देवी की, नंदा देवी की स्थापना आपकी हुई सन 1988 में। जी हाँ, सन 1988 में। बात करते हैं हम लोग सुंदरवन की, सुंदरवन की स्थापना हुई आपकी सन 1989 में, 1989। और कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना आपकी हुई 2000 में। जी हाँ, कब हुई? 2000 में हुई। तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड और फर्स्ट का फोर्थ, फोर्थ का फर्स्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड या विकल्प नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। कॉपी में नोट डाउन करना है। एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपके सामने, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, घास पर निर्भर करते हैं, पत्तियों पर निर्भर करते हैं, पौधों की शाखाओं पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। जी हाँ, उनको हम लोग कहते हैं। सभी को आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं? जी हाँ, इसमें आपकी गाय आ जाती है, गाय, बकरी, खरगोश, घोड़ा, ये सब आपके प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि आपके जो हरी घास हैं ये उत्पादक में आ जाते हैं। जी हाँ, उत्पादक में आ जाते हैं। नेक्स्ट तो आपके सामने है, क्रमिक विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इनोवेशन किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। ये किसने दिया सिद्धांत? जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने। जी हाँ, चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया। डार्विन ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे या फिर सिद्धांत का प्रतिपादित किया। डार्विन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, नोट डाउन कर लीजिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इस पुस्तक में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ये पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1855 में। जी हाँ, 1859 में इस पुस्तक का प्रतिपादित किया और इसी में इन्होंने सिद्धांत का वर्णन किया। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल का दर्जा या हॉट स्पॉट केंद्र कहा जाता है? जी हाँ, किन्हें ताप स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। हॉट स्पॉट क्षेत्र भी किससे कहा गया है? जी हाँ, आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा गया
पूर्वी हिमालय को और पश्चिमी घाट को। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। विकल्प पहला और दूसरा दोनों आपका सही है और इसमें विभिन्न वनस्पति या जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात आपके सामने, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जो भाई बहन और गृहिणियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक बात होती सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। वन महोत्सव हमारा मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जी हाँ, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसमें सप्ताह नहीं दिया गया तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ वर्ष कब हुआ? वन महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के लिहाज से, तो आपको प्रारंभ वर्ष मालूम होना चाहिए। प्रारंभ वर्ष हो जाएगा सन 1950 में। जी हाँ, सन 1950 में। किसके द्वारा संचालन किया गया? 1950 में हमारे जो कृषि मंत्री थे, जी हाँ, कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी ने इसका शुरुआत की। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण उत्पाद है? जी हाँ, जैव निम्नीकरण उत्पाद है या फिर वह कौन सा उत्पाद है जो अपघटित होकर पृथ्वी पर ही मिल जाता है या अपघटन हो जाता है उसका? जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऊन आपका जैव निम्नीकरण उत्पाद है, जबकि आपका नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलीथीन अजैव निम्नीकरण उत्पाद हैं। नेक्स्ट आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आप इको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? जी हाँ, आप इको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आप इको आंदोलन की बात कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ, आप इको आंदोलन आपका चलाया गया कर्नाटक में। जी हाँ, कहाँ चलाया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। कर्नाटक में चलाया गया। इसके चलाने वाले लीडर कौन थे? जी हाँ, लीडर का नाम था पांडुराम हेगड़े। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, पांडुराम हेगड़े। इन्होंने चिपको आंदोलन की भांति इस आंदोलन का नाम रखा आप इको आंदोलन। जी हाँ, आप इको आंदोलन कन्नड़ भाषा में चिपको को आपिको कहा जाता है। जी हाँ, चिपको को आपिको कहा जाता है कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट आपके सामने है, ग्रीन मफलर संबंधित है। जी हाँ, ग्रीन मफलर आपसे किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ग्रीन मफलर, जी हाँ, ग्रीन मफलर आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर में क्या क्या हुआ? ग्रीन मफलर में रेल की पटरियाँ, रोडों पे जो साइडों में जो वृक्ष लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाने का कायाकल्प हुआ और उसमें सर्वाधिक वृक्ष लगाए गए ग्रीन मफलर में। इसको हरित मफलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? जी हाँ, कौन सी गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। मेथेन, मेथेन को CH4 भी कहते हैं। जी हाँ, CH4 भी कहते हैं। मेथेन कहाँ से कैसे प्राप्त होती है? जी हाँ, मेथेन जो मलमूत्र होते हैं, मलमूत्रों से मेथेन गैस बनती है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपके सामने, बहुत पतले और महीन तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं। जी हाँ, और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं या हानि पहुंचाते हैं, इन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। में उल्लेखित किया गया कि इनका आकार कितने माइक्रोमीटर के बीच में होता है? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर का आकार कितने माइक्रोमीटर के बीच में होता है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। आंसर दें सभी लोग। जो भाई बहन अकेडमी पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 2.5 माइक्रोमीटर का आकार होता है। मिनी जो पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं, इनका 2.5 माइक्रोमीटर आकार होता है। नेक्स्ट आपके सामने गैसीय अपशिष्ट हैं। जी हाँ, गैसीय अपशिष्ट हैं, क्या चीज़ हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट को क्या कहते हैं? जब कोई ईंधन जलने के बाद या लकड़ी के जलने के बाद जो कोयला बचता है या लकड़ी की जो राख बचती है, ये जो आपके जो कहलाते हैं ये आपके गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी या कोयले की राख। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट पता आपके सामने जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है। जी हाँ, बात हो रही है कि जंतुओं की वर्गीकरण किस आधार पर होता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, किस प्रकार होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सभी जंतुओं का वर्गीकरण आपका पोषण, आवास, शारीरिक रचना इन सभी के आधार पर होता है। नेक्स्ट पता आपके सामने पेड़ों के तंतुओं में से परोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। जी हाँ, कौन सा विकल्प असत्य है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा कथन असत्य। जी हाँ, बात करते हैं हम लोग परोह की। परोह होता क्या। जी हाँ, एक वृक्ष होता है जिसमें आपकी एक जड़ होती है नीचे की ओर बढ़ती है तथा एक शाखा होती है जो आपकी ऊपर की ओर बढ़ती है। जो आपकी ऊपर की ओर बढ़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परोह कहते हैं। जी हाँ, परोह कहते हैं। इसमें आपके फल, फूल, पत्तियाँ, तना, ये सारी चीज़ें परोह में ही आती हैं तथा भोजन बनाने में सूर्य को भी आसानी मदद करती हैं, पौधों को सूर्य से ऊर्जा लेती हैं। ये सब आपके परोह तंत्र में आते हैं। अब हम लोग विकल्प में चेक करते हैं कि कौन सा आपका इसके अंतर्गत नहीं आता। परोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें फल, फूल, पत्तियाँ आती हैं, बिल्कुल सही। इसमें तना और शाखाएं सम्मिलित नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा। परोह तंत्र में आपके तना, शाखाएं सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा। जड़ के नीचे ऊपर का भाग पूरा परोह तंत्र में आता है। यह पौधों से बाहर निकला हुआ भाग होता है। बिल्कुल से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा 135 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, इसमें तना और शाखाएं सम्मिलित नहीं, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि परोह तंत्र में ये चीज़ आपकी सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट तो आपके सामने चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जी हाँ, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, या धोने से भी विटामिन नष्ट होती है चावल को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, थायमिन विटामिन। थायमिन विटामिन B1 विटामिन कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है B1। और B1 से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, इसकी कमी से आपका रोग होता है बेरी बेरी। जी हाँ, कौन सा रोग होता है, कॉपी में नोट डाउन करना कॉन्सेप्ट को, बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट पता आपके सामने निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जी हाँ, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है कि वास स्थान है और संबंधित जंतु है, कहाँ जगह रहना चाहते हैं या फिर किस जगह रहते हैं। स्थली में कौन सा जंतु रहता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। स्थली, मरुस्थली, जली, वायुवी और संबंधित जंतु हैं। स्थली में किसको देखा आपने, स्थली में आपने किसको देखा, स्थली में चूहा एक देखा ना, मरुस्थली में छिपकली, जली में स्पंज मछली, वायुवी में ड्रैको। आपका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आपके सामने ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। जी हाँ, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट। ज्वर या बुखार, ज्वर को बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं। कंट्रोल में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग इससे परिचित होंगे। जी हाँ, परिचित किए हैं, पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम लोग बात कर रहे हैं ब्रूफेन की, ब्रूफेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जी हाँ, ब्रूफेन जो आपकी दवाई होती है ये आपकी दर्द निवारक दवाई होती है। जी हाँ, दर्द निवारक दवाई होती है आपकी ब्रूफेन। जबकि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की होती है, किसी को विटामिन बी की कमी होती है तो बी कॉम्प्लेक्स दवाई दी जाती है। जबकि लिव 52 है आपकी, ये पेट संबंधी या लीवर संबंधी, जी हाँ, लीवर संबंधी दवाई है। नेक्स्ट पता आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। जी हाँ, जीवन प्रक्रियाओं की बात हो रही है, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वृद्धि और प्रजनन या पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। जी हाँ, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का।
कौन सी फसल खरीफ की नहीं? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। गेहूँ आपकी खरीफ की फसल नहीं है, गेहूँ आपकी रबी की फसल है। जी हाँ, रबी की फसल। खरीफ की फसल आपकी चावल, गन्ना, मक्का, ये सब आपकी खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट आपके सामने महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत है, जो लगभग है। जी हाँ, महासागर पृथ्वी के कितने पृष्ठ पर आवृत है या घिरा हुआ है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। महासागर पृथ्वी के 3/4 भाग में आवृत। जी हाँ, 3/4 भाग में आवृत है, जबकि 1/4 भाग में स्थल है। जी हाँ, 1/4 भाग में स्थल है और 3/4 भाग में आपका जल है। जी हाँ, 3/4 भाग में आपका जल है। नेक्स्ट था आपके सामने, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा आपका कायांतरित सेल का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कायांतरित सेल का उदाहरण है, आंसर देना सभी को देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आपका जो संगमरमर। जी हाँ, संगमरमर कायांतरिक सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? जी हाँ, कौन सा प्रथम की बात पूछी जा रही, साहित्य स्रोत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति, मंत्रोच्चार तथा श्लोक का वर्णन है। जी हाँ, श्लोक का वर्णन है। नेक्स्ट आपके सामने है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे साड़ियाँ कौन सी हैं? या फिर आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की संस्कृति वहाँ के परिधानों में या वस्त्रों में दिखाई पड़ती है? इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपके कुछ एग्ज़ाम में। आंसर देना सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, पोचमपल्ली और कलमकारी। जी हाँ, पोचमपल्ली और कलमकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में आपका क्या वर्णन है? जी हाँ, अनुच्छेद 14 में आपका समानता का अधिकार। जी हाँ, क्या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। जबकि अनुच्छेद 25 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 32 आपका है संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। जी हाँ, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। इस तरह जो आपका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट आपके सामने, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताओं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? जी हाँ, सर्वोत्तम विधि कौन सी है निम्नलिखित में से? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, इसका जो सबसे सर्वोत्तम विधि हो जाएगी आपकी, चारों ऑप्शंस को पढ़ना। ऑप्शंस लंबे, जल्दी से पढ़िए फिर आंसर देना सभी लोगों को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। जी हाँ, प्रोजेक्ट के द्वारा से उसमें प्रोजेक्ट बनाएं और उस विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले औषधि के बारे में वर्णन करें। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों के एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य, जी हाँ, जिसका उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। करके देखो को शामिल किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। जी हाँ, अपने हाथ से काम करोगे तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध होगा, एक्सपीरियंस रहेगा स्वयं का। नेक्स्ट आपके सामने,
पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, दत्तकार को बोलते हैं हम लोग होमवर्क। जी हाँ, होमवर्क जिसको HW बोला जाता है, घर का कार्य दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम विस्तार मतलब बच्चे नई नई चीज़ें खोजें, प्रोजेक्ट वार होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, इस तरह से उनके अधिगम विस्तार होगा और अवसर नए नए क्रिएट होंगे। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए EVS और GS से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी में नोट बना के ज़रूर लिखिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके स्टडी की, बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तथा टेलीग्राम पर आपको क्या करना, स्टडी विद शशांक डालना। जी हाँ, स्टडी STUDY स्टडी विद शशांक डालना है, जहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ आप ऐड हो जाएगी, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियोस, PDF और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।